गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सब अच्छे होंगे और मजे से पढ़ रहे होंगे। तो प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस की जो सेकंड यूनिट है अम्ल क्षार व लवण, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो को बहुत ही बेसिक से कवर करते हुए चलेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर देखिएगा, और जो हमारा पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड आएगा तो उन वीडियो को भी देखिएगा, ताकि वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं और आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें भी अच्छे नंबर लाने के लिए हमारा प्रयास रहेगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। जैसे कि आपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि जो भोजन खट्टा होता है और जो भोजन का स्वाद होता है वह खट्टा होता है और कड़वा होता है, तो इसका जो कारण है वह भोजन में उपस्थित अम्ल एवं क्षार के कारण होता है। यदि आपके परिवार में कोई ज़्यादा भोजन कर लेता है तो उसे अम्लता हो जाती है। इसके लिए आप उससे कौन सा उपचार सुझाएंगे? यदि आपसे पूछा जाए कि आप उससे अम्लता के प्रभाव को नष्ट करने के लिए कौन सा उपचार देंगे, तो आप कौन सा उपचार देंगे? सिरका देंगे या फिर नींबू देंगे या बेकिंग सोडा का विलयन देंगे, पाउडर देंगे? तो जैसे आप उपचार देने से पहले आप यह ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि देखिए, जो अम्ल होता है और जो क्षार होता है एक दूसरे के शत्रु होते हैं। मतलब कि अम्ल के प्रभाव को क्षार नष्ट करता है और क्षार के प्रभाव को अम्ल नष्ट करता है। तो इसीलिए आपके परिवार में उस व्यक्ति को अम्लता हुई है, इसीलिए आप क्षार का विलयन यानी बेकिंग सोडा का विलयन देंगे, ताकि उसके जो अम्लता है उसका प्रभाव नष्ट हो सके। तो हम परिभाषा समझ लेते हैं कि आखिर अम्ल और क्षार होते कैसे हैं और ये स्वाद में कैसे होते हैं और इनका जो रूप, रंग, हुलिया कैसे होता है, इसे हम पहचान लेते हैं। तो हम पहले अम्ल की परिभाषा समझ लेते हैं कि जो अम्ल किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे व नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे नींबू एक अम्ल है, सिरका एक अम्ल है, इमली एक अम्ल है। मतलब जितने भी खट्टे पदार्थ हैं आपके दैनिक जीवन में वे सभी अम्ल कहलाएंगे, और वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होंगे और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। और इसका उदाहरण है नींबू, सिरका, इमली और जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, इसके उदाहरण में आप उन सभी को लिख सकते हैं। अम्ल के बाद हम बात करेंगे क्षारक के बारे में। आखिर जो क्षारक होते हैं वो किस प्रकार होते हैं? तो क्षारक की डिफिनेशन आपको लिखने के लिए आप क्या करेंगे कि इसकी क्या है कि वे पदार्थ, कौन से पदार्थ? वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, कड़ू होते हैं, समझ गए? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। अब ये जो लिटमस पेपर है ये आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये लिटमस पेपर है क्या। तो लिटमस पेपर एक सूचक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देंगे वे क्षारक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं सभी कड़वे पदार्थ, जैसे साबुन एक क्षारक उदाहरण है। आपने निरमा का यूज किया होगा। साबुन, निरमा और जितने भी कड़वे पदार्थ हैं वे सभी क्षारक के अंतर्गत आ जाएंगे। लिटमस पेपर, अब हम बात करेंगे लिटमस पेपर के बारे में।
जैसे हमने अम्ल की परिभाषा जब बताई और क्षार की परिभाषा बताई तो उसमें हमने लिटमस पेपर का जिक्र किया है। तो अब हम बात कर लेंगे लिटमस पेपर आखिर कहते किसे हैं। तो लिटमस पेपर यह एक बैंगनी रंग का रंजक है जिसे थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। पौधे से प्राप्त किया जाता है। जो लिटमस पेपर होता है वह एक प्रकार का बैंगनी रंग का रंजक है। क्या है? यह एक प्रकार का बैंगनी रंग का रंजक है जिसे थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। जो थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है और हाइड्रोफाइटा है, ये 3 प्रकार के जो पादप जगत विजेता होते हैं, पादप जगत वर्गीकरण होता है, उसके प्रकार हैं। तो एक जो थैलाफाइटा प्रकार का जो पौधा होता है उसका नाम क्या है? लीचेन पौधा है। इससे हम लिटमस पेपर को प्राप्त करते हैं और यह एक प्राकृतिक पदार्थ है। क्या है? यह एक प्राकृतिक पदार्थ है। और जब यह ना तो अम्ल होता है, जब यह ना अम्ल व ना क्षारक होता है तो यह बैंगनी रंग का होता है। जब यह ना अम्ल व ना क्षारक होता है तो यह किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। और जैसे ही अम्ल की पहचान करेंगे तो यह नीले को लाल कर देगा और लाल को नीला कर देगा क्षार की तरफ में। जो सूचक के प्रकार होते हैं, सूचक के प्रकार वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे गंधी सूचक होते हैं और रंगी सूचक होते हैं। तो गंधी सूचक जो गंध के आधार पर, गंधी सूचक किसे कहेंगे? तो लिखेंगे आप कि वह सूचक जो गंध के आधार पर अम्ल व क्षार में भेद बता दे या अम्ल व क्षार की पहचान बता दे। तो गंधी सूचक किसे कहेंगे? कि वह सूचक जो गंध के आधार पर अम्ल व क्षार की पहचान बता दे, गंधी सूचक कहलाता है। गंधी सूचक कहलाता। एग्जाम्पल के तौर पर लौंग का तेल, वैनिला और प्याज लिख सकते हैं। तो देखिए सूचक के प्रकार में एक आता है गंधी सूचक। आपको एग्जाम में इस तरह पूछेगा कि जो लौंग का तेल है, वेनिला है या प्याज है, ये किस सूचक के अंतर्गत आते हैं? तो आप बोलेंगे कि गंधी सूचक के अंतर्गत आते हैं। और गंधी सूचक की परिभाषा यह है कि वह सूचक जो गंध के आधार पर ना नीले लिटमस पेपर को लाल करे ना लाल लिटमस पेपर को नीला करे, बस यह सिर्फ सुगंध ले और बता दे कि अम्ल है कि क्षार है। तो वह सूचक जिसे गंध के आधार पर अम्ल व क्षार की पहचान बता दे, गंधी सूचक कहलाता है। यदि हम अम्ल को या क्षार को लौंग के तेल में डालेंगे तो वह गंध के आधार पर बताएगा। देखिए जो अम्ल होता है अगर हम लौंग के तेल में डालेंगे तो स्मेल करेगा, वेनिला स्मेल करेगा वेनिला में, और प्याज भी स्मेल करेगा। लेकिन अगर हम क्षार में डालेंगे तो स्मेल नहीं आएगी। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। ये हुआ गंधी सूचक। और कुछ है प्राकृतिक सूचक, तो आप केवल इसकी परिभाषा न रखिए, केवल आप इसके उदाहरण समझ सकते हैं। प्राकृतिक सूचक में आएगी उदाहरण में लाल पत्ता गोभी और हल्दी, और लिटमस पेपर भी आप लिख सकते हैं, लिटमस पेपर। तो प्राकृतिक सूचक के वर्गीकरण में लाल पत्ता गोभी और हल्दी और लिटमस। यह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हल्दी के द्वारा अम्ल एवं क्षार को पहचानने
की विधि को किस सूचक के अंतर्गत रखेंगे, प्राकृतिक सूचक, गंधी सूचक, ये दो अन्य एग्जाम्पल दे देगा तो आपको उसमें ऑब्जेक्टिव में चुनना पड़ेगा कि प्राकृतिक सूचक है कि गंधी सूचक है या फिर कोई अन्य सूचक है। तो लाल पत्ता गोभी, हल्दी और लिटमस पेपर ये प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत आएंगे और गंधी सूचक के अंतर्गत लौंग का तेल, वैनिला और प्याज आएगी। तो अब हम बात करेंगे अम्ल एवं क्षार की रासायनिक क्रियाओं के बारे में। तो लिखिए, आप यहाँ लिखिए कि अम्ल व क्षार की रासायनिक क्रियाएं तो आपके लिए ये वेरी से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा, ये 10th क्लास में आने लायक क्वेश्चन है। अम्ल व क्षार की जो रासायनिक क्रियाएं होती है उसके बारे में हम जानेंगे। पहले आप लिखेंगे धातु के साथ क्रिया, धातु के साथ क्रिया। तो इसमें आप लिखेंगे कि अम्ल व क्षार धातु के साथ क्रिया कर, अम्ल व क्षार धातु के साथ क्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो आप यहां लिखेंगे कि अम्ल व क्षार धातु के साथ क्रिया कर लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो कैसे, धातु के साथ क्रिया करने पर देखिए आप यहां लिखेंगे कि अम्ल जो है वो धातु के साथ क्रिया कर, किसके साथ, धातु के साथ क्रिया करते हैं और लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो NaOH जो है 2NaOH प्लस Zn, तो यहाँ Na2ZnO2 और प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बनाता है और यह उड़ जाती है। तो देखिए धातु के साथ अम्ल व क्षार की रासायनिक क्रिया में आप लिखेंगे, पहला है धातु के साथ क्रिया। तो अम्ल व क्षार धातु के साथ क्रिया कर लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसे आप समीकरण के रूप में अगर लिखेंगे तो लिखेंगे कि क्षार व अम्ल धातु के साथ क्रिया करेंगे तो लवण बनाएंगे, फिर हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। तो आप NaOH लिखेंगे, धातु Zn है और लवण क्या हुआ, दूसरा है अम्ल व क्षारक की परस्पर क्रिया, परस्पर अभिक्रिया कि मतलब कि जब अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या परिणाम प्राप्त होता है। तो आप इसमें लिखेंगे कि जब अम्ल व क्षार, जब अम्ल व क्षारक आपस में परस्पर अभिक्रिया करते हैं, आपस में परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण व जल बनता है, लवण व जल बनता है। तो अम्ल व क्षार की आपस में अभिक्रिया कराने पर हमें लवण व जल प्राप्त होता है। जो लवण होता है वह कैसे बनता है, तो यह अम्ल एवं क्षारक की परस्पर क्रिया के फलस्वरूप बनता है। आप इसमें लिखेंगे कि जब हम अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल की प्राप्ति होती है। इसे आप अम्ल देखिए, जो हमारा अम्ल है वो क्या है, HCl, हम एक अम्ल ले लिए। क्षारक हमने NaOH ले लिया और यहाँ क्या किया, तो यहाँ हो गया लवण, NaCl लवण हो गया और H2O जल हो गया। तो इस सोडियम क्लोराइड यानी ये नमक प्राप्त हुआ और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और यह क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, तो जब हम अम्ल व क्षार की आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो लवण व जल प्राप्त होगा। अम्ल व क्षार की आपस में क्रिया कराने पर लवण व जल प्राप्त होता है। इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और तीसरा है अम्लों के साथ धातु
ऑक्साइड। ओके, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि अम्लों के साथ धातु ऑक्साइड, अम्लों के साथ धातु ऑक्साइड की क्रिया कराने पर लवण व जल प्राप्त होता है। लवण व जल प्राप्त होता है। जैसे आप इसमें लिख सकते हैं कि धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल, लवण प्राप्त हुआ और जल प्राप्त हुआ। धातु ऑक्साइड, अम्ल, लवण और जल। तो अम्लों के साथ धातु ऑक्साइड, तो अम्लों के साथ जब धातु ऑक्साइड की हम क्रिया कराते हैं तो लवण व जल प्राप्त होता है। धातु ऑक्साइड की क्रिया कराने पर अम्ल के साथ क्रिया कराने पर लवण प्राप्त हुआ और जल प्राप्त हुआ। तो इसके आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको अम्ल एवं क्षार की जो समानताएं हैं, जो प्रबल अम्ल हैं, जो दुर्बल अम्ल हैं, जितने भी अम्ल एवं क्षार की जो आगे प्रोसेस है वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उस वीडियो को भी देखिएगा और इसी प्रकार प्यार बनाए रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।